नमस्ते जी। जनक नंदिनी ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि मैं अगला वीडियो सूत्र पर आधारित डालूंगा। सूत्र तो हजारों हैं, तो मैं हजारों की तो बात नहीं कर रहा, लेकिन सैकड़ों सूत्रों पर मैं एक एक करके अवश्य डालूंगा। कभी 2 सूत्र पर, कभी 1 सूत्र पर, कभी 3 सूत्र पर, ताकि सामान्य जन भी इसका लाभ उठाएं, या जो ऐसे विद्यार्थी या व्यक्ति जो ज्योतिष से सीखना चाहते हों, ज्योतिषी हों, उनकी इच्छा हो कि और भी कोई विशेष बात मिले, उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो पहला सूत्र यह है कि प्रायः देखते हैं हम लोग कि विवाह के बाद, आफ्टर मैरिज, लंबे समय तक दाम्पत्य जीवन नहीं चल पाता, अर्थात दोनों में से एक जल्दी बिछड़ जाते हैं। कोई बहुत जल्दी, कोई 5 साल के बाद, तो कोई 15 साल के बाद, तो कोई 20 साल के बाद, या कौन पहले जाएगा, इसको ऐसे समझ लीजिए। तो क्या ज्योतिष में ऐसे योग हैं जो यह इशारा कर देते हैं कि यह व्यक्ति अपने जीवन साथी अथवा जीवन संगिनी के पहले जाने वाला हो? अगर जीवन साथी निकल गया तो उसको वैधव्य योग कहते हैं। यदि जीवन संगिनी निकल गई अर्थात पत्नी निकल गई तो उसको विधुर योग कहते हैं। यह योग दोनों में ही है। तो जब मैं इसकी व्याख्या करूं तो वैधव्य योग केवल सोच के नहीं बैठा रहना है, विधुर योग भी यही है। नियम सबके लिए, जो घटना स्त्री के लिए घटती है वही घटना पुरुष के लिए भी घटती है। ज्योतिष शास्त्र का ऐसा ही मानना है। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ वैधव्य योग या विधुर योग। क्या कुंडली में पता चल जाता है कि दोनों में से कौन आगे जाने वाला है पहले? हाँ जी, पता चल जाता है। कोई भी कुंडली हो, अर्थात 12 राशि में से किसी भी राशि की कुंडली हो, यहाँ पर भाव चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। राशि चार्ट देखिए, भाव चार्ट के चक्कर में कहाँ फंसे रहिएगा। राशि चार्ट देखिए। एक तो ये पहली राशि का बनाया हुआ है। मैं उदाहरण के लिए, चाहे कोई भी, उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं, मैं एक कल्पना से कोई भी चीज मैं डाल देता हूँ। 5 नंबर की राशि, सिंह लग्न, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, ये सिंह लग्न हुआ। तो लग्न से कोई लेना नहीं, कोई भी लग्न हो, यहाँ लग्न से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये योग का लग्न से कोई मतलब ही नहीं होता, बात समझ लीजिए। योग मतलब स्थिर होना, जुड़ा हुआ होना, वही योग है। देखिए, नवग्रहों की 12 राशियों में कुछ कुछ राशि ऐसी पड़ती है। राशि क्या है? ये माइल स्टोन है, मील का पत्थर है भाई। पटना से बक्सर, फलना, बक्सर से मुगलसराय, मुगलसराय से लखनऊ, इत्यादि इत्यादि। तो सब के बीच में कुछ और माहौल, उसका कुछ और माहौल ऐसे ही है। 360 डिग्री में 12 राशियाँ जो 30-30 डिग्री का पड़ती है, उसमें सभी में सारे ग्रह उस डिग्री में जाते हैं, पर्टिकुलर डिग्री में, अर्थात पर्टिकुलर राशि में। तो उनका प्रभाव बहुत अच्छा होता है। और ठीक उल्टा उसके सामने 180 डिग्री के सामने वाला बहुत खराब होता है। तो जब बहुत अच्छी स्थिति में हो ग्रह, अर्थात उस डिग्री में वो स्थित हो, राशि बैठा हुआ हो, तो बहुत अच्छा फल देता है। उसको बोलते हैं उच्च राशि का होना। और एकदम जब घटिया हो, ठीक उल्टा, जैसे 1 नंबर है तो ये 7 नंबर है, आमने सामने, ऐसे ही तो खराब फल देता है। उसको बोलते हैं नीच राशि। तो यहाँ नीच राशि से नहीं देखना है, यहाँ उच्च राशि से देखना है। सारे ग्रह किसी न किसी राशि में उच्च होते हैं। जैसे आप लोग देखिए, सूर्य 1 नंबर की राशि यानी मेष राशि में उच्च का होगा। किसी की भी कुंडली हो, जैसे ही सूर्य 1 नंबर में दिखाई पड़े तो समझिए उसको कि सूर्य उच्च का है। अप्रैल महीने में होता है, 14 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य मेष राशि में रहता है और वह उच्च का होता है। चंद्रमा 2 नंबर की राशि वृष राशि में उच्च का होता है। मंगल 10 नंबर की राशि में उच्च का होता है। बुध 6 नंबर की राशि में उच्च का होता है। गुरु 4 नंबर में उच्च का होता है। शुक्र 12 नंबर में उच्च का होता है। शनि
7 नंबर में उच्च का होता है। चूंकि राहु और केतु का कोई राशि उसी है नहीं, तो इसीलिए इनकी उच्च राशि और नीच राशि अपने घर में कुछ है ही नहीं, दूसरे का क्या देखिएगा। इन सब का तो कोई ना कोई राशि है ना भाई। दूध दीजिएगा तब ना मट्ठा मिलेगा, ऐसे ही कहा तक भिखमंगी करते रहिएगा। लेकिन फिर भी ज्योतिष ग्रंथों में इसकी चर्चा है। मैंने जानबूझकर नहीं लिखा, प्रश्न से खींच दिया है, क्योंकि वास्तविकता में जानता हूँ। फिर भी ज्योतिष में वृषभ राशि को राहु का उच्च मानते हैं, और चूंकि राहु का ठीक उल्टा केतु रहता है, तो 8 नंबर वृश्चिक में केतु को मानते हैं। मैं नहीं मानता। इसी तरह से मूल त्रिकोण राहु का मिथुन में मानते हैं, केतु का धनु में मानते हैं। मेरी भी कुंडली में योग है, लेकिन मैं इसको मानता नहीं, क्योंकि मैं मूल बात तो समझ गया। जब इसका अपना ही कोई राशि नहीं है, दूसरे के बारे में कहाँ से हिस्सा लेते फिरिएगा। ये मान जाए ये तो हवा है। खैर, मैं इन 7 ग्रहों की बात कर रहा हूँ, आप देख ले, यही गुण स्थिति है। अब सूत्र क्या है? सूत्र यह है, जब कोई ग्रह अपनी उच्च राशि से 8वें स्थान में बैठा हो तो वैधव्य योग या विधुर योग का निर्माण करता है। किसी भी एक राशि को देख लीजिए। शुरुआत में करता हूँ सूर्य से। सूर्य 1 नंबर में उच्च का होता है ना भाई। ये कुंडली मैंने बनाई सिंह लग्न की, 1 नंबर यहाँ है, तो यहाँ से गिनिए 8वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 पड़ा। ये कौन सा भाव है? चौथा भाव है। अब यहीं पर सूर्य बैठा हो, सिंह लग्न हो, सूर्य चौथे भाव में बैठ जाए, तो यह नियम पूरा। क्यों भाई? सूर्य अपनी उच्च राशि से 8वें बैठ गया। एक बात बताऊं, वैसे भी जब 9वें भाव का सूचक ग्रह चौथे में बैठ जाता है, तो लोगों को पिता का सुख खत्म हो जाता है। ये बाद में सब समझाएंगे, अभी हम वैधव्य में आ रहे हैं। तो यदि सूर्य यहाँ बैठा हो, तो ऐसे लोगों के जीवन साथी पहले निकल जाएंगे। ये सूत्र हुआ। ज्योतिष आगे कहता है कि जिसकी कुंडली में कई ग्रह अपने उच्च स्थान से अथवा उच्च राशि से 8वें बैठे हुए हों, तो वह घटना बहुत जल्दी घट जाती है। एक तो उदाहरण मैंने दिया ना भाई। अब चंद्रमा दूसरे नंबर में उच्च का होता है, तो मान लेते हैं कि सूर्य नहीं बैठा हो, चंद्र में बैठा हो अपने से उच्च में, तो इसका 8वां कौन पड़ेगा? 9वां में यहाँ पड़ता है। गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ अगर चंद्रमा बैठा हो तो भी यह योग बनेगा। मंगल होता है 10 नंबर में उच्च, तो यह है 10 नंबर। यहाँ से गिनिएगा तो लग्न पड़ता है 8वां। यहाँ पर मंगल बैठ जाए, 8वां हो गया, कोई सामने वाला 7 और 8, तो भी बनेगा। बुध का 6 नंबर उच्च का होता है, ये 6 नंबर, तो इसका पड़ेगा यहाँ पर 9वां 8वां भाव यही पड़ेगा, 8वां नंबर गिनेगा तो यदि बुध यहाँ बैठा हो तो भी बन जाएगा। गुरु 4 नंबर उच्च का होता है, 4 नंबर यहाँ है, तो 8 नंबर लग्न में 7वां भाव पड़ जाएगा। तो यहाँ पर गुरु महाराज बैठे हुए हों तो भी शनि 7 नंबर उच्च का होता है, 7 नंबर यहाँ से गिनेगा तो 10वां भाव पड़ेगा 8वां, तीसरा से 10वां भाव 8वां, तो शनि यहाँ बैठा हो तो भी। शुक्र 12 नंबर में उच्च का होता है। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब मैं गिनता हूँ 8वां, तो जिस भाव को उच्च राशि पड़ी उसको लेकर गिनना है। जैसे सूर्य का 1 नंबर में उच्च होता है, तो जब गिनना होता है, ये नहीं कि 1 2 गिनना शुरू कर दीजिए, नहीं, उसको लेकर के। इसीलिए मैंने गिना था कि 1 2 3 4 5 6 7 8। अब चंद्रमा को, शनि को देखिए, शनि 7 नंबर उच्च का होता है, तो 7 नंबर जहाँ पड़ा हुआ है उसको लेकर गिनना है। 7 नंबर यहाँ पड़ी हुई है ना भाई, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही है। अब शुक्र 12वें में उच्च का होता है, तो शुक्र का 12 नंबर कहाँ है? खोजिए, यहाँ पर है, तो यहाँ पर पड़ेगा शुक्र
हो गए 1 2 3 4 5 6 7 ग्रह, राहु केतु को नहीं गिनने की जरूरत है। ये हम मैंने समझाने के लिए लिखा। कोई भी कुंडली हो, किसी भी लग्न का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ यही स्थिति बनी हुई है तो वैधव्य योग है। अब 1 बना हुआ है तो भी है, 2 बना हुआ है तो भी है। अंतर क्या होगा? 1 बना हुआ है तो थोड़ा टाइम देगा, 2 बना हुआ है तो थोड़ा समय कम देगा। अगर 3 4 बन गए तो कहानी खत्म है, समझिए। बहुत बार हम लोग सुनते हैं, आपने भी सुना होगा, पेपर में आता है या अगल बगल में, गांव में, हित नाता में, घर में होता है, भाई विवाह हुआ और बच्चे 2 दिन में कोनो न कोनो चले गए, लीला समाप्त हो गई। यही नहीं, अचानक अकाल मृत्यु जब होती है, कई ऐसी घटनाएं सुनते हैं कि बाप विवाह के कुछ ही दिन के बाद में किसी एक को सांप काट लिया, मर गया, या एक्सीडेंट हो गया, मर गया, कुछ भी हो गया, घर में उत्पीड़न की वजह से ही जहर खा के मर गया। ये सब पहले से लिखा हुआ है, यही बनता है। अब एक ही साथ सारे ग्रह कुछ हो जाए तो संभव ना है, ये कतई संभव नहीं है। लेकिन ग्रह कहीं ना कहीं तो बैठा होगा, आपको सिर्फ यह देखना पड़ेगा। अगर 3 से 4 ग्रह ऐसी स्थिति में है तो दाम्पत्य जीवन लंबा कतई नहीं हो सकता। अब एक दूसरी बात है, दूसरा पेट समझिए। घबराने जैसी बात नहीं है भाई जी, ये समझाने के लिए बोल रहा हूं। छोड़ देते हैं। कोई भी ग्रह जब उच्च राशि में होता है तो उसके ठीक सामने वाला राशि नीच कहलाता है। जैसे 1 नंबर में सूर्य है, उच्च का होगा तो 7 नंबर में नीच का हो जाएगा। सूर्य यहाँ उच्च का होता है तो यहाँ पर नीच, आमने सामने ठीक 180 डिग्री में नीच का हो जाएगा। शनि तो 7 नंबर में उच्च का होता है तो 1 में नीच का हो जाता है। यदि ऐसा योग बना हुआ है, ग्रह अपने उच्च राशि से 8वें जाके बैठा हुआ है, उदाहरण के लिए चंद्रमा और मंगल को लीजिए, 2 बैठे हुए तो बता रहे हैं वैधव्य योग, ये हो करके रहेगा। लेकिन इसका उपाय क्या है? तो कुछ उपाय नहीं है। उपाय आपके भाग में लिख रखा है, क्या उपाय है। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई ग्रह अपनी नीच राशि से 8वें बैठ जाए, माइनस माइनस प्लस, 8वां बेकार है, ये है, इसलिए नहीं खराब योग बनता है। उच्च होना बहुत बढ़िया, 8वां सर्वनाश कर देता है, उच्च स्थिति को 0 कर देता है। तो मान लेते हैं कि ये 2 ग्रह स्थिति बने हुए हैं और शनि महाराज यहीं पर बैठे हुए हैं, सॉरी इनकी नीच राशि यही है, शनि महाराज की नीच राशि है। तो गिनिए तो कहाँ पड़ेगा 8वां? शनि की नीच राशि से 8वां पड़ेगा 4थे भाव में, यही शनि बैठ जाए तो अब यही लग्न है। 2 ग्रह अपने उच्च राशि 8वें बैठे हुए हैं, विधुर योग या वैधव्य योग बन रहा है। लेकिन शनि महाराज अपनी नीच राशि से 8वें बैठ गए, वैधव्य योग को भंग कर देगा, नहीं होगा। क्यों भाई नहीं होगा? क्योंकि एक ग्रह मिल गया जो अपने नीच राशि से 8वें जाके बैठ गया। लेकिन संभावना रहेगी इस स्थिति में भी जीवन साथी पहले जाएगा, क्योंकि ये तो 2 है ना, और यही स्थिति एक ही में बन रहा है, तो जल्दी न होकर थोड़ा सा टाल देगा, लेकिन बदल योग बनेगा। अगर यही स्थिति 2 ग्रह या 3 ग्रह नीचे होकर बैठ जाए तो नहीं हो जाएगा, भंग हो जाएगा। जैसे अब शुक्र 6 नंबर में नीच होता है, 6 नंबर में नीच होता है, 6 नंबर यहाँ है, तो इसका 8वां ये पड़ेगा भाग्य में। तो शुक्र यहाँ बैठा हो तो शुक्र और शनि दोनों नीच हो गए, अब ये दोनों 0 हो गए। मतलब ऐसे लोगों का वैधव्य योग, विदुर योग नहीं होगा। आराम से जिंदगी गुजरेगी ही गुजरेगी, लंबा चलेगा, 30 साल 35 साल 50 साल चलता रहेगा। अब मान लेते हैं कि 2 की जगह पर 3 हो जाए, तब का हो? 2 गो उच्च से 8वें बैठा हुआ है और 3 ग्रह बैठ जाए अपने नीच से 8वां, तब तो भाई जी उनका फल बदल जाएगा। जिंदगी तो लंबा चलेगा
नीच होना किसी भी सूरत में ठीक नहीं है, ये जान लीजिए। कोई भी ग्रह नीच राशि में बैठा हो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। जैसे पंडित जी दारू पीते हो, मुर्गा खाते हो, मटन खाते हो, कुछ पंडित बड़ा मन है, चंडाले समझिए उसको। बाकी लोग खाएं तो चलता है, लेकिन पंडित जी दारू पीने लगे, हम ही दारू पीने लगे, मीट मुर्गा खाने लगे, तो हो गया पंडित ही, हो गया पूजा पाठ, नहीं हो सकेगा ना। यह कहानी। इसलिए जब कोई ग्रह नीच का हो जाए, शुक्र नीच का हो जाए, गुरु नीच का हो जाए, बदनामी तय है। तो खैर उसे छोड़िए। अभी 2 की जगह पर 3 ग्रह नीच से आगे बैठ जाए तो नीच का होना अच्छा नहीं। दाम्पत्य जीवन तो चलबे करेगा, लेकिन इतना झगड़ा आपस में सब करेंगे कि मत पूछिए, पटका पटकी तक ले होगा, मारपीट होगी। क्यों भाई? क्योंकि 3 ग्रह अपनी राशि से, नीच राशि से 8वें बैठ गए। ये अच्छा बात नहीं है, अब ये खराब हो गया। अति सर्वर्थ वर्जयेत, अति हर जगह खत्म हो जाता है। इसलिए यही स्थिति है। उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। इसका प्रयोग कब करना चाहिए, इसका प्रयोग कब करना चाहिए? जब लगे कि कुंडली के अनुसार मांगलिक योग, मैंने बताया था, कुछ पंडित जी बोलते हैं कि घोर मांगलिक है, प्रचंड मांगलिक है। एक होता है गुण मिलापक में नाड़ी का मिलना, 8 गुण मिलते हैं, 8 सीरियल नंबर है, अंतिम होता है नाड़ी। आदि, अंत और मध्य 3 नाड़ियाँ होती है। तीनों का फल अच्छा नहीं, वो खराब है, वो नहीं मिलता है तो पति या पत्नी की मृत्यु, पति की मृत्यु या पत्नी की मृत्यु या दोनों की मृत्यु, एक दोनों मर जाते हैं ना, वो नाड़ी से पता चलता है। लेकिन उसमें एक नियम है कि नाड़ी सिर्फ ब्राह्मणों के लिए लागू है, हमारे लिए लागू है, बाकी जाति के लिए नहीं है। अब यदि सब कुछ खराब है, कुंडली मिलान में पंडित जी रिजेक्ट कर दिए, ना 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 एकदम शादी करने लायक नहीं है, बाप रे बाप, इसका तो वैधव्य योग है या विधुर योग है, नाड़ी मिल ही नहीं रहा है, मर जाएगा एक्सीडेंट वगैरह में, या संतानें नहीं होगा, तब इसका प्रयोग करके देखिए। नाड़ी नहीं मिल रहा है, बाकी घोर मांगलिक है, संतान सुख की कोई संभावना नहीं है, आप लोग मेरे द्वारा बताए गए नियम का पालन कीजिए। अपने खुद देखिए कि कोई भी ग्रह अपने उच्च राशि से 8वें बैठा है कि नहीं। यदि नहीं बैठा है तो कोई दोष नहीं, कोई बदअप योग नहीं, कोई विधुर योग नहीं। अब मान लेते हैं कि 30 साल के बाद कोई मरेगा, उसको योग तो ऐसा थोड़े बोलेंगे कि खराब है। 30 साल तक बहुत से जवान हो जाता है, 40 से 50 में। यह चूंकि कुंडली मिलान में ज्योतिष इसका कोई रोल नहीं है, वो पंचांग से, नक्षत्र से मिल जाता है। मंगला है कि नहीं उसके लिए कुंडली की जरूरत पड़ती है। इसका प्रयोग कब करें, क्यों मैंने बताया ये बात, लगा बड़ा खराब बता दी, खराब नहीं बताया, जरूरी है। जब पंडित जी मना कर रहे हैं कि मत कीजिए मत कीजिए, बिल्कुल नहीं मिल रहा है, 0 मिल गया, गुण तो है ही नहीं है, 10 गुण मिल रहा है, कुछ नहीं होगा, आप इसका प्रयोग कीजिए। कोई ग्रह अपने उच्च राशि से 8वें में नहीं बैठा हो तो मजाल नहीं है कि दोनों का मैरिड लाइफ कुछ ही दिन तक चलेगी, कतई संभव नहीं, वो लंबा चलेगा। अब लंबा चलेगा, सुखमय रहेगा कि नहीं रहेगा, दोनों झगड़ा करेंगे या पटका पटकी करेंगे, ये तो ग्रहों को योग बताएगा, लेकिन ये नहीं होगा। ये हुआ आज का पहला नियम। अब मैं दूसरा नियम बताने जा रहा हूं। दूसरा नियम है, बड़ा मजेदार है, देखिएगा। हो सकता है कि कई लोग आप से हमको बोलेगा पंडित जी आप हमको ऐसा सब बता दिए, बड़ा मजेदार है, एक से एक योग है ज्योतिष शास्त्र में। कई बार ऐसा होता है, आप देखते हैं कि ऐसा आदमी से भेंट हो जाएगा कि आपकी बातें नहीं सुनेगा, वो हमेशा अपने ही गीत गाएगा। किसी के बारे में चर्चा कीजिए, उसमें 100 को अवगुण बता देगा, अरे वो तो ऐसा है, वो एकदम खत्म आदमी है। मैंने किसी के लिए भी उसके मन में अच्छी बात निकलेगी ही नहीं। 100 आदमी में से 2-4 कोई ऐसा व्यक्ति के बारे में, 100 आदमी के बारे में अगर वो बोलेगा तो मुश्किल से 5-7 व्यक्ति ही ऐसे होंगे जिनके बारे में उसके अच्छे विचार होंगे। वो भी किसके बारे में, जिससे उसका परम स्वार्थ होगा उसी के बारे में, न सबके बारे में उल्टा सीधे बोलेगा। काहे भाई, वो अपने आप को खुद होशियार समझता है
और सामने वालों को बेवकूफ़ समझता है, बाकी लोगों को बेवकूफ़ समझता है। ज्योतिष में इसकी भी चर्चा है, वह सूत्र मैं व्याख्या करके समझाता हूँ, बताता हूँ क्या है। कोई व्यक्ति अपने आप को सबसे बुद्धिमान और सामने वाले को मूर्ख समझता है, बेवकूफ़ समझता है। क्यों समझता है? तो पहला नियम भाई देखिए, सुन रहे हैं तो ठीक है, तो लिख लीजिए। पहला नियम, जब कर्क राशि में, 4 नंबर की राशि बोलते हैं कर्क राशि में चंद्रमा और केतु स्थित हो, ये पहला नियम। दूसरा नियम, चंद्रमा बुध के नक्षत्र में हो। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं भाई, राशि से ज्यादा बुध पकड़ो, नक्षत्र पकड़ो। बुध के नक्षत्र में हो, ये 2 नियम है। 4 नंबर को बोलते हैं कर्क राशि। अगर 4 नंबर में, यहाँ पर ये 4 नंबर, यहाँ पर चंद्रमा केतु इकट्ठा बैठा हुआ है, तब ये योग पूरा हो जाएगा, जब कर्क राशि में चंद्रमा और केतु बैठे हों। तो वह आदमी अपने को होशियार, दूसरे को बेवकूफ़ समझेगा। अब ये 4 नंबर कहीं भी हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है, ये तो लगने का आधार बदलते रहता है, वो होगा। और यदि चंद्रमा और केतु कर्क राशि में तो है ये हैं, बुध के नक्षत्र में दूसरा नियम है, चंद्रमा बुध के नक्षत्र में हो। अब देखिए, बुध का नक्षत्र 3 राशि में आता है, कर्क में, वृश्चिक में और मीन में। क्योंकि चंद्रमा बुध का नक्षत्र 3 राशि में आता है, चौथा, 8वां और 12वां। कर्क, वृश्चिक और मीन। कर्क राशि में बुध का नक्षत्र आता है, वृश्चिक राशि में बुध का नक्षत्र आता है और मीन राशि में भी बुध का नक्षत्र आता है। अब यदि चंद्रमा कर्क में हो तो ये तो हो ही गया, वृश्चिक राशि में भी हो, लेकिन इसमें एक शर्त लग गया कि वृश्चिक राशि में तो है, लेकिन बुध के नक्षत्र में है कि नहीं। अगर बुध नक्षत्र में है तो भी ये नियम लागू। मीन राशि में है, मीन राशि का आँख बड़ा बड़ा होता है, बड़ा बड़ा मछली की तरह सुंदर आँखें होती है। चंद्रमा मीन राशि में हो तो आँखें सुंदर होती है। मीन राशि में है तो मीन राशि का अंतिम नक्षत्र जो होता है वह भी बुध का ही होता है। चौथे में भी अंतिम नक्षत्र बुध का, वृश्चिक में भी अंतिम नक्षत्र बुध का और मीन में भी अंतिम नक्षत्र बुध का। अगर चंद्रमा बुध के नक्षत्र में हो, चौथे में हो, 8वें और 12वें में हो, तो भी यही नियम लागू होता है, सामने वाले को बेवकूफ़ समझ में करेगा। यदि एक और देखिए, तीसरा कहने की जरूरत नहीं, मिला करके तो अब मिला सकते हैं। कर्क में, वृश्चिक में या मीन में चंद्रमा हो, बुध के नक्षत्र में भी हो और साथ में अगर केतु महाराज बैठ जाए तो 1 नंबर का धोखेबाज होगा। कभी भी भरोसा मत कीजिए, कभी भी भरोसा मत कीजिए। ऐसे लोग बैक बैटिंग करते हैं, गाली देते हैं दूसरे को। सामने तो खूब चप्पड़ चप्पड़ बोलेगा, क्योंकि चंद्रमा मातृवत है, उसका जबान पर नियंत्रण नहीं है। इतना बढ़िया बोलेगा कि लगेगा कि शहद एकदम झर रहा है। जैसे ही आँख से उछल होइएगा, चंद्रमा आँख है, सूर्य चंद्रमा नेत्र हैं, अब वो लगेगा आपको गाली देने, हमारी एकदम खत्म आदमी है, वो तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा ऐसा है। अब सामने क्या कहें, मुँह पर तो बोलना पड़ता है ना, अब तो एकदम गया गुजरा आदमी है। यही आदमी करता है। 4 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर की राशि हो, चंद्रमा वहीं बैठा हुआ हो, बुध के नक्षत्र में हो और साथ में केतु हो। माने केतु और चंद्रमा यदि
कर्क, वृश्चिक या मीन राशि में हो तो समझिए कि वो आदमी झूठा है, क्या बोलेगा मालूम नहीं। और संजोग ऐसा बन जाए, एक तो करल दूसरे पर नीम चढ़ा कि बुध के नक्षत्र में हो, तब तो और मत पूछिए। यही योग है। ऐसे लोगों पर ज़्यादा भरोसा करना, अपने आप को धोखा देना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह से मैं और भी एक से एक सूत्र लेकर के आऊँगा। छोटे छोटे सूत्र रहेंगे, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, बड़ा आनंद आएगा। आप देखते रहिए। यदि यह वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।